नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस समय हाई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर हैं, आज आगरा में मौजूद हैं। आज उन्होंने ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक भी करी है, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर मंथन किया गया है। बीजेपी न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है, बल्कि अपने विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में भी लगी हुई है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेपी नड्डा लगातार पूरे सूबे का दौरा कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा जब पहुंचे लखनऊ राजधानी, उस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ में बैठक करी थी। बैठक के दौरान उन्होंने जीत का मंत्र देते भी वो नजर आए हैं। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को उन्होंने जीत का मंत्र दिया था। पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। नड्डा ने कोरोना वॉरियर सम्मेलन को संबोधित इस दौरान किया और आज आगरा पहुंचे थे। ब्रज भूमि पर जेपी नड्डा लगातार जीत का मंत्र देते नजर आ रहे हैं। बेहद खास है आज का दिन सूबे के लिए, क्योंकि इस दौरान जो रणनीति जेपी नड्डा ने सामने रखी है वो रणनीति बेहद खास। इसमें स्मारकों की सफाई का जिक्र करते नजर आए हैं और साफ तौर पर जीत का मंत्र देते हुए कहा कि जनता के बीच में जाइए और लोगों को समझाइए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार ने उनके लिए क्या कुछ काम किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। आज जब लगा कि अब ये कोरोना फिर भी आएगा, तो अधिक से अधिक टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करने का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का हो। यह कार्यक्रम केवल कोरोना के दौरान नहीं, याद करिए कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए और उन सभी कार्यक्रमों को भले ही उस समय विपक्ष ने आलोचना की हो, लेकिन उन एक एक कार्यक्रमों का कितना भारी प्रभाव पड़ता रहा। एक एक योजना को लेकर के कोरोना कालखंड में जब दुनिया त्रस्त थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती गई। दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन कोरोना के कारण हो गए। उस कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए। जनधन अकाउंट खोले गए हर एक गरीब के। कोरोना कालखंड में उन अकाउंट के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री की जी के द्वारा उन सभी गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता रहा। गरीब कोई परेशान नहीं हुआ, भूख से कोई गरीब नहीं मरा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक बहन और बेटी को हम सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं। नारी गरिमा का प्रतीक भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के बीच में बना हुआ शौचालय, प्रत्येक घर में बना हुआ शौचालय इस बात का प्रमाण बना है। एक एक करके योजनाएं, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिल सके, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर घर तक हो सके, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे चली रहे थे। कोरोना आने के पहले देश के 50 करोड़ लोगों को
आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना और जिस देश ने 1947 के बाद आजादी के तत्काल बाद से लगातार स्वास्थ्य की आपदा को झेली हो, लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछली सरकारों का और जिन लोगों ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश और देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने उस समय जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह एम्स की देश के अंदर शाखाओं का एक जाल बिछाने का रहा हो या स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का रहा हो और चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस का। भाइयों बहनों, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आगरा का मेडिकल कॉलेज उससे पहले बन चुका था, केजीएमसी उससे पहले बन चुका था और 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में। लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदर्शितापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। याद करिए, मार्च 2020 में इटली से आए हुए व्यापारियों के साथ जब आगरा में कोरोना का पहला केस आया था, तब आगरा में भी और उत्तर प्रदेश में भी टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी। हमें लैब के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। हमारे पास यहां के मेडिकल कॉलेज में, एसएन मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमें नड्डा जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन मरीजों को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था और वे बाद में सुरक्षित उनको उपचार करके घरों तक उनका पहुंचाने का कार्य हुआ था। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी बेहतर सुविधाएं सूबे के अंदर पिछले दिनों हुई हैं उसका जिक्र करते हुए नजर आए और दूसरी लहर का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कि जिस दौरान सूबे को तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा, हमें दूसरे राज्यों से मदद भी लेनी पड़ी थी, लेकिन अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर बन रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ प्रदीप रावत जुड़ चुके हैं आगरा से। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हुए हैं, ऐसे में तमाम विधायकों की मीटिंग भी है उनके साथ में, और आगामी कार्यक्रम क्या चल रहे हैं इस समय? मई जैसलपुर, महादेवा, गौहानी, बागर 40 में पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए। इसके बाद वो सीधे होटल में आए और 11 बजे के हालात सबसे उसके बाद लगातार 3 बजे तक बैठकें चली और जो पहली बैठक थी वो जनप्रतिनिधियों के साथ थी और जिसमें एमएलए और एमएलसी ड्रग क्षेत्र के थे, जिसमें इंडीड ड्रग क्षेत्र के जनपद आते हैं। ये संगठन के अनुसार है, जैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 जनपद होते हैं। उन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की और साथ ही जो संगठन के जिलाध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है और संगठन के पदाधिकारी उनके साथ काफी चर्चा की और साथ ही साथ उनका रिपोर्ट कार्ड भी जो था
सबसे बड़ी अहम यह रही कि जो जिला ने सबसे बड़ी बात कही है कि बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, साथ ही जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के देहात में जाते हैं और दौरे पर जाते हैं, उनको राज्य प्रवास के दौरान आम लोगों से मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे कि जो सरकारी योजना है उन आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, आपको पूछा बता दें कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें 65 जो विधानसभा है उसमें से 57 विधानसभाओं में से वर्तमान में 2 विधायक गुजर चुके हैं, 55 विधायक इस समय भाजपा में है। तो बहुत बड़ी एक प्रक्षेत्र की पृष्ठभूमि यहाँ पे बहुत बड़ी लकीर खींचने का प्रयास जेपी नड्डा कर रहे हैं और जीत का मंत्र लगातार दिया जा रहा है। अभी दफ्तर के साथ में चर्चा चल रही है और वहाँ पर भी अभी आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से मुखातिब होते हुए दफ्तर के साथ में चर्चा की, किस तरीके से जो कोविड के दौरान पहली लड़ दी और आज के दौर से जो है 4 लाख टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ी बात है और बेशक विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन इस दौर में भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल प्रदीप, इस दौरान तमाम विधायकों के साथ भी मीटिंग हुई थी, इस दौरान उनको जीत का मंत्र देते हुए नजर आए होंगे जेपी नड्डा, क्या कुछ कहा है इस दौरान उन्होंने? मुझे बताया था मैंने भी कि उन्होंने साफ साफ जनप्रतिनिधियों से और संगठन के लोगों से कहा है कि जो आप लोग दौरे पर जाते हैं, दौरे के दौरान आप रात को विश्राम नहीं करें, क्योंकि दौरे के दौरान वहाँ पर सिर्फ 1-2 घंटे के लिए वो वहाँ पर दौरे के दौरान रहते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। बूथ स्तर को मजबूत करना पड़ेगा और रात में विश्राम करने का और वहाँ पर गांव के लोगों के जहाँ भी आप दौरा करते हैं वहाँ के लोगों से मुखातिब हो जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आया है कि जनप्रतिनिधि इसके लिए किसी तरह का रोड मैप तैयार हुआ है प्रदीप, किसी तरह का रोड मैप तैयार किया गया है कि किस रोड मैप पर काम करते हुए विधायक ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, पूजा जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा है कि किसी भी तरीके से हर तरीके से चाहे श्याम दान धर्म बेशक अपनाना पड़े, क्योंकि मीडिया को वहाँ पर बिल्कुल भी जाने की अनुमति नहीं, लेकिन जो संगठन के लोगों उन्होंने बताया है कि रोड मैप जो तैयार किया गया है 2028 के लिए, उसमें बूथ स्तर को मजबूत किया जाए और आम लोगों से, क्योंकि पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग हैं आम जन से बहुत दूर हो गए थे और इसलिए संगठन का बहुत बड़ा ताकत के साथ बहुत बड़ी उनकी कोशिश है कि संगठन के लोग आम जन के पास जाए, उनकी समस्या को सुने और अभी भी ये जो डॉक्टर के साथ मुद्दे के साथ में ठीक है, ये तो आम तैयारियों का जिक्र हो गया प्रदीप, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये होगी कि भाजपा की ये जो जनसभा हुई है, इस सभा के बाद ग्राउंड जीरो को मजबूत करने की बात कही जा रही है, लेकिन जेपी नड्डा जब यहां से चले जाएंगे तो इस दौरान ग्राउंड जीरो की हम बात कर लें। आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पर, लोगों का लबोलुबाव क्या है वो भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग क्या बीजेपी को उस तरीके से जितनी उनकी तैयारी है उस हिसाब से स्वीकार कर पा रहे हैं क्या? अब मुझे आपको एक बात बता दें कि 2 दिन पहले ही आगरा के कई देहात क्षेत्र में, जिसमें से चौधरी उद्धवान सिंह है, MP राजकुमार चाहर है, विधायक हेमलता दिवाकर है और भी कई जनप्रतिनिधि, उनके क्षेत्र के अंदर उनका जमकर विरोध हुआ है और विरोध स्वरूप में उनके खिलाफ नारे लगाए, पोस्टर चस्पा किए गए कि ये लोग पिछले 4 साल से नदारत है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है और मुख्यमंत्री का दौरा है और ऐसे में विरोध के स्वर आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये संगठन के बीच में भी जाएगी, संगठन के लोग बताएंगे और जहां तक है बताया भी होगा कि जनप्रतिनिधियों के तरीके से कोविड के दौरान और आम लोगों के पिछले 4 साल के दौरान उन्होंने दूरी बनाए रखी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सीधे रुक करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि बेहद खास ये संबोधन चुनाव के लिहाज से भी और विपक्षियों को निशाने पर भी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है हर कोरोना वॉरियर्स का, हर हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कार्य किया है। मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे की अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ हम कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस हेल्थ वर्कर्स के और चिकित्सा विशेषज्ञों के इस अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री संगठन महामंत्री माननीय श्री BL संतोष जी का,
प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी का, आप सभी चिकित्सा विशेषज्ञों का, हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो अभी कहते साफ तौर पर नजर आए कि तमाम जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी, उनका बहुत शुक्रिया है। और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूबे ने कितनी प्रगति करी है, इस बात का जिक्र भी वो करते नजर आए हैं। जेपी नड्डा साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं और उनको मंत्र दिया है कि ग्राउंड जीरो को मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर जा रही है और बूथ स्तर पर जाते हुए तमाम दलों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। और ठीक इसी तरीके से तमाम अन्य दल भी हैं, वो भी सियासी मैदान में लगे हुए हैं और अपनी तरफ से कवायद कर रहे हैं। ठीक इसमें बसपा भी पीछे नहीं है। बसपा की आज जो रैली है वो बिजनौर में थी। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर का रुख सतीश चंद्र मिश्रा करते नजर आएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा बिजनौर भी पहुंच गए, बिजनौर पहुंचे हैं। ब्राह्मण जोड़ो प्रबुद्धजन सम्मेलन के तहत उन्होंने वहां पर अपना कार्यक्रम किया। इसके बाद वो मुजफ्फरनगर का रुख करते नजर आए हैं, मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। छोटे दलों और बड़े दलों का गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ने को लेकर बैठकों का भी दौर शुरू हो गया। इस कड़ी में आज महान दल की समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर बैठक हुई। इस बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव और महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी शामिल हुए। मुख्यालय पर हुए सम्मेलन के दौरान महान दल के सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंचे। महान दल ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में महान दल के सहयोग से बहुमत की सरकार बनना तय है। अखिलेश ने कहा, मैंने पहले ही 300 का नारा दिया, लेकिन अब मैं 400 का नारा देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि असली केशव देव मौर्य मेरे पास हैं। उन्होंने केशव देव मौर्य से कहा कि सरकार आएगी तो आपका कोई काम हो, मेरे पास आना, आपका काम नहीं रुकेगा। तो असली केशव देव मौर्य का जिक्र यहां पर करते नजर आए हैं अखिलेश यादव। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के रोशनाबाद स्थित घर पर खेल मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने समूचे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने वंदना की मां, भाई और वंदना की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। साथ ही वंदना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वंदना के गांव में जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और राज्य स्तरीय हॉकी खिलाड़ी उनके घर पर मौजूद हैं। अरविंद पांडे ने कहा कि सभी को वंदना पर नाज करना चाहिए, जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर समूचे विश्व पर भारत का डंका बजाया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।